हेलो दोस्तों, डीवाई एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही होगा, डीवाई एकेडमी चैनल पर हम लोग आपके लिए यूपी पीसीएम टीजी 2023 के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन बूस्टर सीरीज। हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज का ये तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और ये सिलेक्शन बूस्टर सीरीज का 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो और पॉजिटिव किस मटेरियल की होती है? यदि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो और पॉजिटिव किस मटेरियल की होती है? इसका जो राइट आंसर है लो और पॉजिटिव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होती है हमारी ससेप्टिबिलिटी लो और पॉजिटिव। अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो तीन प्रकार के होते हैं। एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, और एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसी तरह मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है? इसकी परमेबिलिटी एक से थोड़ी कम होती है। इसकी डायामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी एक से थोड़ी कम होती है। इसकी ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का रीजन क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी का। ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एम बराबर म्यू आर माइनस 1। अगर मैं परमेबिलिटी की वैल्यू एक से नेगेटिव रखूंगा तो एक्स एम की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? वो भी नेगेटिव आएगी। तो एक्स एम का फॉर्मूला होता है हमारा म्यू आर की वैल्यू तो क्या आएगी? माइनस में आएगी हमारी एक्स एम की वैल्यू। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी एक से थोड़ी कम होती है। दूसरा, जो हमारा ससेप्टिबिलिटी होती है वो वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल होती है। अच्छा, इसकी जो डायामैग्नेटिक मटेरियल के जो एग्जाम्पल है वो है बिस्मथ है, एंटीमनी और गोल्ड है। देखो, अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, यानी कि अगर मैं किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, वो क्या होगा? जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उनके अणुओं पर विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएंगे, और जो फोर्स लगेगा बहुत कम लगेगा। अगर हाँ, याद रखना, एक्स एम की वैल्यू यानी कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमारी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर नेगेटिव होने का पर्पस एक ही है कि जो हमारी जो अणु है उन पर जो फोर्स लग रहा है वो विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। और वेरी स्मॉल का मतलब है जो फोर्स कितना लग रहा है? कम है। मतलब अगर हमारी वेरी स्मॉल है तो फोर्स कम लगेगा। अगर हमारी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ज्यादा है ससेप्टिबिलिटी तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आया डायामैग्नेटिक मटेरियल की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे और फोर्स कम लगेगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो क्या होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो चुंबकीय क्षेत्र की जो बलरेखाएं होती हैं वो बहुत कम पास होने देता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल बहुत कम, ना के बराबर पास होने देता है। ठीक है, इसी तरह मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो एक से थोड़ी अधिक होती है, एक से थोड़ी सी अधिक। ठीक है, और जो एक्सएम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? पॉजिटिव होती है और वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है वो एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है और मैग्नीशियम है। अगर इसी तरह मैं एक पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या होगा? जिसकी जो अणु है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सेम डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट कर देंगे, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि जो एक्सएम की वैल्यू है जो कितनी है? पॉजिटिव और वेरी स्मॉल है। ठीक है, हाँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक मटेरियल की अपेक्षा विद्युत बल रेखाओं को अधिक पास होने देते हैं। ठीक है,
इसी तरह हम जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमिबिलिटी होती है वो एक से बहुत अधिक होती है, एक से बहुत अधिक होती है। और जो एक्सएम की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है और वेरी लार्ज होती है। इसका मतलब क्या है कि एक्सएम की वैल्यू यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होना एंड वेरी लार्ज होना। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स लगेगा एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर लगेगा और बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वेरी लार्ज है। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोबाल्ट होता है। हाँ, अगर मैं मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा को बहुत अधिक संख्या में अपने अंदर से पास होने देता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलते हैं आप सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूरी टेम्परेचर वह तापमान है जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है। क्या क्यूरी टेम्परेचर क्या है जिसके ऊपर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है किसमें? इसका जो राइट आंसर है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो, हमने 11वें क्वेश्चन में डायामैग्नेटिक मटेरियल की चर्चा की थी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चर्चा की थी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की चर्चा की थी। हम तीनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और जो अच्छे से जानते हैं और बताया भी था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अगर मैं क्यूरी टेम्परेचर की बात करूं तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वह न्यूनतम तापमान है, क्यूरी टेम्परेचर वह न्यूनतम तापमान है जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। क्या क्यूरी तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिसमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदलेगा क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है 760 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह एक हमारा होता है मीन टेम्परेचर। क्या होता है? मीन टेम्परेचर क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बदल जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, ये क्या होते हैं? अगर मैं किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके जो अणु हैं विपरीत डायरेक्शन में, एंटी पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। वही क्या होता है? हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ओके, आपको अच्छे से मीन टेम्परेचर भी समझ में आया होगा और क्यूरी टेम्परेचर भी समझ में आया होगा, इन दोनों का क्या काम है। मीन टेम्परेचर हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल देता है और क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 13वें क्वेश्चन पर। देखो, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएन टीजी2 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन या ये कंटेंट यही नहीं कि यूपी पीसीएन टीजी2 के लिए काम आए, ये कंटेंट इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिकल के, सभी एग्जामों में ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे काम आएंगे। कॉन्सेप्ट को समझो, मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल ये सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट किसका अपोजिट है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट किसका अपोजिट है? इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? सीवेग इफेक्ट, ऑप्शन बी क्यूरी इफेक्ट, ऑप्शन सी विलारी इफेक्ट, ऑप्शन डी स्किन इफेक्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है विलारी इफेक्ट। क्या है? विलारी इफेक्ट। पहले तो हम समझते हैं कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है? अगर मैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की बात करूं, अगर किसी मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं,
किसी मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस मटेरियल के भौतिक आयाम चेंज हो जाएंगे। भौतिक आयाम का चेंज क्या मतलब, उसकी डायमेंशन में परिवर्तन होने लग जाएगा। तो उसकी डायमेंशन में जैसे ही परिवर्तन होने लगेगा किसी मटेरियल की, तो क्या होगा, वहां पर एक मैकेनिकल स्ट्रेन या यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण ही आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, जो हमिंग होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमिंग होती है, वो हमिंग होने का मेन रीजन क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। किसका, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्योंकि जो उसकी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण ही हमिंग उत्पन्न करती हैं। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसकी मटेरियल की भौतिक आयाम में परिवर्तन होने लगता है, उसकी डायमेंशन चेंज होने लगती हैं और उसी के कारण मटेरियल पर एक मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक बल उत्पन्न होने लगता है या एक तनाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। अगर मैं इसी तरह विलारी इफेक्ट, देखो विलारी इफेक्ट और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अगर मैं इसी तरह विलारी इफेक्ट की बात करूं तो विलारी इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी मटेरियल पर मैं मैकेनिकल स्ट्रेन लगाऊं यानी कि एक यांत्रिक फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने लगेगा। क्या होगा, विलारी इफेक्ट क्या कहता है, अगर मैं किसी मटेरियल पर मैकेनिकल स्ट्रेन को लगाऊं या मैकेनिकल स्ट्रेन उस पर या फोर्स को ही लगाऊं मैं उस पर या मैं यांत्रिक बल उस पर लगाऊं तो वह मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने लगेगा। आपको दोनों से अच्छे से समझ में आया होगा कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन और विलारी इफेक्ट क्या होते हैं। इसी तरह हम समझते हैं सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट क्या होता है, देखो सी बैक इफेक्ट बहुत इजी है समझना। सी बैक इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं अलग अलग धातु के दो तारों को लूं और दो नोडों पर जोड़ दूं उन दोनों तारों को, और उन दोनों जोड़ों के मध्य दोनों नोडों के मध्य अगर मैं तापमान के अंतर को उत्पन्न कर दूं तो क्या होगा, उन दोनों नोडों के मध्य एक वोल्टेज, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या है, सी बैक इफेक्ट। सी बैक ने क्या बताया कि अगर हम अलग अलग मटेरियल के दो तारों को लेंगे अलग अलग मटेरियल के दो धातुओं के तारों को लेंगे और उन्हें दो नोडों पर हम जोड़ देंगे और उन दोनों नोडों के बीच एक तापमान के अंतर को उत्पन्न कर देंगे तो उन नोडों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वही क्या है, हमारा सी बैक इफेक्ट। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक T1 लिया, एक मेटल ए लिया, एक मेटल बी लिया, मैंने दोनों को नोड 1 पर नोड 2 पर जोड़ दिया दोनों को, और मैंने नोड 1 पर T1 टेम्परेचर लगाया, नोड 2 पर T2 टेम्परेचर लगाया मैंने। तो क्या देखा मैंने, हाँ अगर, और दूसरी बात यह है कि मैंने T2 या T1 का मान ज्यादा रखा है T2 से। अगर मैंने T1 का मान T2 से ज्यादा रखा है तो क्या होगा, T1 से करंट का जो फ्लो होगा वो T2 की ओर होगा। किसका, करंट का फ्लो। ठीक है। आपको पता ही होगा जहां हमारा अगर विभवांतर है, विभवांतर की कारण ही हमारी करंट क्या होती है, फ्लो होती है। जहां पर हमारा विभवांतर जैसे उत्पन्न हुआ तो करंट भी फ्लो होगी। हाँ, अगर मैं इन दोनों नोडों के बीच तापमान को समान रखूं तो कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। आपको समझ में आएगा सी बैक इफेक्ट क्या होता है अच्छे से। सी बैक इफेक्ट का ही अपोजिट एक इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट भी क्या है, सी बैक इफेक्ट का अपोजिट है। पेल्टियर इफेक्ट क्या कहता है, अलग अलग मेटल के, हाँ हम चलते हैं पेल्टियर इफेक्ट पर। पेल्टियर इफेक्ट क्या है, देखो अलग अलग धातुओं के दो तारों को एक दो नोड पर मैं जोड़ दे रहा हूं उनको, तो क्या होगा, और हाँ एक नोड को अगर मैं दोनों नोडों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दूं, अगर मैं दोनों नोडों के बीच विभवांतर को उत्पन्न कर दूं तो क्या होगा, एक नोड हमारा गर्म हो जाएगा और दूसरा नोड ठंडा हो जाएगा। ये क्या है, पेल्टियर इफेक्ट।
पेंटर इफेक्ट सीबेक इफेक्ट का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने नोड ए और नोड 1 और नोड 2 की दोनों के बीच हमने विभवांतर को जैसे उत्पन्न किया तो हमने क्या देखा, एक जंक्शन हमारा, एक नोड हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया, और दूसरा नोड क्या हो गया, ठंडा हो गया। अच्छा, इसी तरह स्किन इफेक्ट पर चले तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखो स्किन इफेक्ट क्या कुछ नहीं, एक कंडक्टर की वह टेंडेंसी है, क्या है ये, कि इसके किनारों पर अधिक करंट, एसी करंट की बात करें तो क्या होता है स्किन इफेक्ट, इसकी वजह से कंडक्टर में समान करंट का फ्लो नहीं होता है, कंडक्टर में करंट का फ्लो समान फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसके किनारों पर अधिक करंट का फ्लो होता है और मध्य में नहीं होता है। ये स्किन इफेक्ट हमारे डीसी में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एसी में होता है, ठीक है। डीसी में ये स्किन इफेक्ट 0 होता है। हाँ, एक जैसी स्किन इफेक्ट का काम है, ऐसी हमारे इफेक्ट है अप्रोक्सीमेट इफेक्ट। उसका भी काम क्या है कि इसकी वजह से भी कंडक्टर में करंट का समान फ्लो नहीं होता है। स्किन इफेक्ट और अप्रोक्सीमेट इफेक्ट दोनों ही कंडक्टर में करंट का यूनिफॉर्म फ्लो नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग, किनारों पर अधिक और मध्य में 0 करंट फ्लो होती है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये अच्छे से क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 14वें क्वेश्चन पर। सिलेक्शन बूस्टर सीरीज ईपी PCNTG2 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देखना जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन इस सीरीज के क्वेश्चनों को देखना और फिर मिलाना कि कितने क्वेश्चन इस सीरीज से आए हुए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन बूस्टर सीरीज का ये 14वां क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के टाइप्स किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। एक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज टाइप किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, मिशनर इफेक्ट, ऑप्शन बी दे रखा है हॉल इफेक्ट, ऑप्शन सी दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ऑप्शन डी दे रखा है वोल्ट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉल इफेक्ट। एक सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के टाइप्स को ज्ञात करने के लिए हम हॉल इफेक्ट्स के द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर मैं हॉल इफेक्ट्स की बात करूं तो हॉल इफेक्ट्स क्या होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हुए धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी तरह हम देखें, जब जो ये कोई एक्स डायरेक्शन में मतलब कोई चालक ले लिया है, एक्स डायरेक्शन में क्या ले लिया चालक, इसमें हम करंट को फ्लो कर रहे हैं। आज मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, लंबवत लगाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर लगाया तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे ईएफ उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट यही बताता है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके लंबवत दिशा में हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो क्या होगा, तीसरी डायरेक्शन में लंबवती उत्पन्न क्या होगा हमारा, तीसरी डायरेक्शन में इस तरह देखो, ये देख रहे हैं आप, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में तीनों को हमने क्या लंबवत रखा, इस डायरेक्शन में क्या करंट को फ्लो किया, इस डायरेक्शन के लंबवत में, इसके डायरेक्शन में लंबवत में क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न लगाया, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या हॉल इफेक्ट। अगर हॉल इफेक्ट देखो, हॉल इफेक्ट का सिद्धांत गॉस मीटर पर काम करता है। हॉल इफेक्ट का सिद्धांत गॉस मीटर पर काम करता है। गॉस मीटर क्या करता है, गॉस मीटर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को मापता है। गॉस मीटर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को मापता है। हाँ, अगर मैं हॉल इफेक्ट की बात करूं तो हॉल इफेक्ट से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो, हॉल इफेक्ट से हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन, मोबिलिटी ऑफ कैरियर भी ज्ञात कर सकते हैं। एक वर्ड आता है हॉल कोएफिशिएंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
तो मैंने देखा कि हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव किसका होता है, नेगेटिव होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। इसी तरह चले हम तो हॉल कोफिशिएंट जो पॉजिटिव होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का होता है, ठीक है। हाँ, अगर हम चले मिशनर इफेक्ट क्या होता है, मिशनर क्या होता है, अगर मैं सुपर कंडक्टर लेंगे, एक सुपर कंडक्टर से अगर मैं विद्युत बल रेखाएं पास कराने की कोशिश करूंगा तो विद्युत बल रेखाएं उससे सुपर कंडक्टर से पास नहीं होंगी, क्योंकि सुपर कंडक्टर विद्युत बल रेखाओं को प्रतिष्ठित करेगा। क्यों, ये किसने बताया, यही क्या है हमारा मिशनर इफेक्ट है। मिशनर ने क्या बताया कि अगर मैं किसी सुपर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजारने की कोशिश करूंगा तो उससे गुजरे नहीं, वो प्रतिष्ठित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अगर इसी तरह हम चले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिशनर इफेक्ट क्या होता है आपको। अब चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो, अगर मैं किसी मटेरियल पर प्रकाश या लाइट, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर डालूं, ठीक है, तो लाइट क्या है, फोटोन, प्रकाश, ये जो प्रकाश हमारे फोटोन के बंडल के रूप में आता है। प्रकाश हमेशा बंडल्स के रूप में गति करता है, फोटोन्स के रूप में। तो क्या होगा, हम मटेरियल पर मैंने लाइट को डाला, इस लाइट के कारण ये मटेरियल क्या करेगा, कुछ एनर्जी को शोषित करेगा, अवशोषित करेगा। फिर यही मटेरियल क्या करेगा, यही मटेरियल एक इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है ना, ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन के प्लांक क्वांटम का सिद्धांत है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 15वें क्वेश्चन पर। आपको पता ही होगा यूपी टी 2023 के लिए एक सिलेक्शन बूस्टर सीरीज चलाई जा रही है, जो यूपी टी 2023 में एक अहम रोल प्ले करेगी अपना, ठीक है। तो इसका 15वां क्वेश्चन क्या कहता है सिलेक्शन बूस्टर सीरीज का, एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड, एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड रीडिंग और स्टोरिंग करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन दे रखे हैं फेराइट मटेरियल, ऑप्शन ए फेराइट मटेरियल, ऑप्शन बी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑप्शन सी पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑप्शन डी सुपर कंडक्टर मटेरियल। इसका जो राइट आंसर है फेराइट मटेरियल। क्या है, फेराइट मटेरियल। अगर मैं फेराइट मटेरियल की बात करूं तो फेराइट मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। देखो फेराइट मटेरियल और फेराइट का हम कहाँ यूज करते हैं, आपको पता होगा जो ट्रांसफार्मर हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज किए जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज करने वाले ट्रांसफार्मर के निर्माण में फेराइट कोर, तुमने देखा होगा फेराइट की कोर बनाई जाती है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि फेराइट की कोर किस ट्रांसफार्मर में यूज की जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले या कम फ्रिक्वेंसी वाले। तो हाई फ्रिक्वेंसी वाले हाई फ्रिक्वेंसी पर जो काम करते हुए ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाई जाती हैं वो फेराइट कोर की बनाई जाती हैं। अच्छे रीजंस क्या है फेराइट कोर का निर्माण क्यों करते हैं स्मॉल ट्रांसफार्मरों में जो हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज किए जाते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि हम ट्रांसफार्मर की एडी करंट, इसकी क्या होता है, एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। रेजिस्टेंस के अधिक होने के कारण एक ट्रांसफार्मर की एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं। इसी कारण हम फेराइट मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो फेराइट मटेरियल जो होते हैं फेराइट चुंबकीय पदार्थ है, ये फेराइट चुंबकीय सिरेमिक चुंबकीय पदार्थ हैं या आयरन के ऑक्साइड होते हैं। फेराइट मटेरियल जितने भी होते हैं क्या होते हैं, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है।
ओके, इसी तरह हम चले पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो किसी प्रेशर या स्ट्रेन या यांत्रिक दाब को, ठीक है, यांत्रिक दाब को किसमें चेंज कर दे, इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में बदल दे। ठीक है, तो वही क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किसी, ये काम कहाँ होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है, वहां यूज होते हैं हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करूं तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्वार्ट्ज होता है, एक रॉकेल साल्ट होता है, एक बेरिलियम टाइटेनेट होता है। ठीक है, इसी तरह मैं पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करूं तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो पोलराइजेशन को बदल दे टेम्परेचर के साथ। क्या क्या कर दे, एक ऐसा मटेरियल जो पोलराइजेशन को बदल दे टेम्परेचर के साथ, क्या होता है, पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, अगर मैं सुपर कंडक्टर की बात करूं तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, हम जानते हैं किसी सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। कंडक्टिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। या एक मटेरियल की ऐसी स्थिति जिस पर या किसी चालक की वह स्थिति जिस पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है XM वो -1 होती है और परमेबिलिटी होती है वो जीरो होती है। परमेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। यहां सुपर कंडक्टर में एक हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा तापमान नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में बदल जाए या सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में बदल जाए, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा तापमान जिस पर कोई नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में बदल जाए या सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में बदल जाए, वही क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस चैनल मतलब मोटिवेट होंगे और अब मतलब आगे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और अच्छा भी लगेगा हम लोगों के लिए। ओके।